उनकी सुरक्षा के लिए जब मुंबई में उतरे। जब गुवाहाटी में थे आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, शिंदे ग्रुप ने असेंबली में अक्सरियत साबित कर दी है, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी विधान सभा में जो है, विधान भवन में जो है स्पीच चल रही है। सभी जो नेता हैं वो स्पीच दे रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो मैं आपको एक बार आंकड़ा स्पष्ट कर दूं। बीजेपी की तरफ से कुल 103 वोट यहाँ पर दिए गए हैं। 2 मुक्त तिलक और लक्ष्मण जगताप, ये बीमारी के चलते 2 लोग नहीं आ पाए थे, और जो स्पीकर बने नए उनको मतदान का अधिकार नहीं था। यानी 106 में से 103 बीजेपी की तरफ से मतदान यहाँ किया गया है। शिंदे गुट की अगर बात की जाए तो 40 के 40 लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। निर्दलीय 16 है और बहुजन विकास आघाड़ी के 3 और प्रहार जनशक्ति 2, यानी कुल मिलाकर के 164, यानी जो बहुमत साबित करना था वो यहाँ पर शिंदे गुट देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साबित कर दिया गया है। यानी इनको यहाँ पर 134 कुल मतदान इनके पक्ष में हुआ है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो कांग्रेस के 44 में से 34 ही मत मिले हैं, क्योंकि इनके 10 लोग कांग्रेस के अनुपस्थित थे वहाँ पर। कुछ लोग अशोक चौहान, प्रणीत शिंदे ऐसे लोग हैं जो समय के बाद पहुँचे, जिसके चलते उन्हें अंदर नहीं लिया गया, मतदान नहीं करने को मौका दिया गया। और महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो कांग्रेस के 34, एनसीपी के 50, शिवसेना के 15, कुल यानी 99 मतदान जो है वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हुआ है। और वही कुल बात की जाए, जिस तरह से मैंने कहा कि तटस्थ इसमें 3 है, यानी समाजवादी पार्टी के 2 और एमआईएम के, उन्होंने किसी को मतदान यहाँ पर नहीं किया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो बात की जा रही थी बहुमत साबित करने की, तो यहाँ पर बीजेपी और शिंदे गुट की बात की जाए तो वहाँ पर बहुमत साबित हो गया है। जो आंकड़े थे कल भी हमने देखा कि स्पीकर को लेकर के 164 का आंकड़ा मिला था, वही आंकड़ा जो है आज यहाँ पर भी देखा गया है, 164 पूरे हो गए। हालांकि यहाँ पर दावा ये किया जा रहा था कि 164 से आंकड़े बढ़ सकते हैं, 165 या 66 हो सकता है, लेकिन 164 पर ही आंकड़ा आकर रुक गया है। फिलहाल अंदर जो है एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना भाषण दिया, देवेंद्र फडणवीस ने भाषण दिया, अजित पवार ने भाषण दिया, और बाकी के जो नेता हैं वहाँ पर वो अभी भाषण दे रहे हैं। जैसे ये प्रक्रिया खत्म होगी, बाहर आकर के मीडिया से मुखातिब होंगे, उसके बाद आगे की जो कारभार होता है, जिस तरह से प्रक्रिया होती है, उसे पूरा करके अब ये सरकार स्थापित कर दी गई है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए और जानना चाहेंगे यहाँ पे, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो शिवसेना के लीडर हैं, बागी लीडर थे वो तो चले गए, उसके बाद भी जाने का सिलसिला जारी है। कल भी एक लीडर जो है वो शिंदे ग्रुप में पहुंचा है, तो क्या ये सिलसिला अभी और बढ़ सकता है? क्या कुछ लोग और उस ग्रुप में, शिंदे ग्रुप में जा सकते हैं, और शिवसेना के लिए इलेक्शन सिंबल भी बचाना मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि कल तक शिवसेना, यानी हम अगर उद्धव ठाकरे खेमे की बात करें तो वहाँ पर 16 विधायक थे, और आज ही हमने देखा कि संतोष जो एक विधायक हैं उनके शिवसेना से, वो शिंदे गुट की तरफ आ गए। संतोष बांगर नाम के जो विधायक थे, आज ही वो शिंदे गुट में शामिल हुए, और एकनाथ शिंदे के मतदान के बाद, देवेंद्र फडणवीस के मतदान के बाद संतोष बांगर ही अपना तीसरा मतदान शिंदे गुट के पक्ष में किए। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे विधायक हैं शिवसेना के जो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुमत साबित हो चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में जो विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला फंसा हुआ है, जिस पर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उस पर भी सभी की नज़र बनी रहेगी। क्योंकि देखिए ऐसे में अगर 16 लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन, यानी उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख पाएंगे कि कुछ लोग जो है उद्धव ठाकरे की तरफ भी रुख कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो पलड़ा जो है शिंदे गुट का भारी है, यहाँ पर बहुमत साबित हो चुका है। जो आंकड़े 16 थे उद्धव ठाकरे के खेमे के, वो आज एक घट करके, जिस तरह से मैंने कहा कि संतोष नाम के जो उनके विधायक हैं उन्होंने खुद जो है शिंदे गुट को ज्वाइन किया, तो 16 से 15 हो चुका है। तो इस प्रशांत एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो अभी बंटना है, तो क्या लगता है कि पोर्टफोलियो जब बटेगा तो सारे विधायक जो बागी हैं वो सारे खुश नजर आएंगे? क्योंकि एक तरह से शरद पवार ने कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाएगी, इलेक्शन के लिए आप लोग तैयार हैं, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये बात कही है।
बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा कि शरद पवार जी ने भी जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री, तो ऐसे में बीजेपी का खेमा काफ़ी लंबा है। इनके जो लोग हैं उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उनको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उनको कैसे खुश रखा जाएगा, ये जिम्मेदारी भी बीजेपी के कंधों पर रहेगी। क्योंकि देखिए इस फैसले से कहीं ना कहीं लोगों में खटास ज़रूर आएगा। आखिर शिंदे गुट के जो लोग हैं उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, उसके बाद देखना ये होगा कि देवेंद्र फडणवीस के जो खेमे के लोग थे उनको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। तो इस बात से कहीं नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि शरद पवार ने भी ये बयान दे दिया है कि अगर आने वाले दिनों में जब पोर्टफोलियो होगा, जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, तो देखना ये होगा कि कौन किसके खेमे में क्या मिलता है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है। बीजेपी के जो लोग हैं वो कितने खुश होते हैं या फिर उनमें कोई बगावत करता है। ये तमाम चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, तो ये बातें सामने आना लाजमी है। लेकिन देखना होगा कि इसे कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे संभाला जाता है। क्योंकि देखिए हमने देखा है कि 106 विधायक पहले से बीजेपी के हैं, ऐसे में 40 विधायक शिंदे गुट के आने, यानी आंकड़े अगर आप देखें तो 146 ऐसे हो जाते हैं। निर्दलीय का अलग है, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 170 का आंकड़ा आसपास जो है अब शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस का जाता है। तो ऐसे में कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में होंगे, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये तय करना इनके लिए कठिन होगा। लेकिन कैसे एडजस्ट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के